हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रोटेशन में कोलिजन का एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको मैं इस प्रॉब्लम के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सिचुएशन ये है कि डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज़ लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज़ फ्री टू मूव। तो डिस्क को कहीं पर भी हिंज नहीं किया गया है। ए पार्टिकल ऑफ सेम मास m moving with velocity v naught strikes at the surface moving tangentially as shown in figure. Calculate velocity of center of disk and its angular speed for following two cases. इसमें हम दो केस डिस्कस करेंगे, एक तो E इक्वल टू ज़ीरो जिसमें पार्टिकल जाके स्टिक कर जाएगा, और एक E इक्वल टू हाफ का केस ले लेंगे। तो E इक्वल टू ज़ीरो का केस बाकी सारे E से डिफरेंट होता है। तो E इक्वल टू हाफ हो या E इक्वल टू वन हो, ज़ीरो के अलावा जो कुछ भी होगा वो सेकंड वाले पार्ट में कवर हो जाएगा, और इक्वल टू ज़ीरो में स्टिक करने का केस फर्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। और मैं इस प्रॉब्लम में आपको जो मेथड बताऊंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर प्रॉब्लम में उसी तरीके से सोचेंगे, भले ही वो रॉड की प्रॉब्लम हो या डिस्क की प्रॉब्लम हो या रिंग की प्रॉब्लम हो, आपको सिचुएशन हमेशा ईजी लगेगी। मैंने जनरली ये देखा है कि रॉड का जब पार्टिकल से हिट करते हैं तो वैसी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे डिस्क वगैरह का केस आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज़रा इसको ध्यान दीजिए। पहले मैं इक्वल टू ज़ीरो का केस लेने जा रहा हूँ। जब भी इक्वल टू ज़ीरो का केस हो, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का केस, ध्यान रखें, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के केस में ई इक्वल टू ज़ीरो के केस में आपको क्या करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये तो इनिशियल सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल यहाँ पर हिट कर जाता है। ऐसे केस में आपको एक बात तो क्लियर है कि बिकॉज डिस्क इज फ्री टू मूव, तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों लगेंगे। ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं लग पाएगा ई इक्वल टू ज़ीरो वाले केस में। तो ऐसे केस में दो सिचुएशंस लगेंगी, एक तो लगेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बात ये आती है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो लगाना है वो किस पॉइंट के अबाउट लगाना चाहिए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लगा तो किसी पॉइंट के अबाउट सकते हैं, बट किस पॉइंट पे लगाने के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट लेने से ये इजी हो जाएगा, ये थोड़ा समझना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दो इक्वेशन लगाकर मैं आपको समझाऊंगा सिचुएशन। देखिए ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले ऐसे केसेस में जहाँ पर पार्टिकल स्टिक कर जाता है आफ्टर कोलिजन, जो आपका कंबाइंड सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लीजिए सबसे पहले। इसका सेंटर ऑफ मास आप देखेंगे कि आप डिस्क का मास m मान सकते हैं इसके सेंटर पर, और एक मास m यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में आ जाएगा। और ये सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास 2m एज्यूम किया जा सकता है लीनियर मोमेंटम लगाने के लिए, और मैं इसकी वेलोसिटी को vc एज्यूम कर लेता हूँ, vcm लिख देता हूँ। यार हमें सेंटर की वेलोसिटी निकालनी है, ध्यान दीजिए, डिस्क के सेंटर की वेलोसिटी। तो डिस्क के सेंटर की वेलोसिटी निकालने के लिए हमने पहले VCM ये मान लिया, और ये मान लिया कि आफ्टर दिस ये ओमेगा से रोटेट करने लगती है। तो डिस्क जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रही है। ये सिचुएशन मैंने एज्यूम कर ली है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो सीधे सीधे सारा मास सेंटर ऑफ मास पे मान के लिख सकते हैं। तो m इंटू वी नॉट इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया, डिस्क का जीरो है, और इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास 2m हो गया, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, VCM से मूव कर रहा है। तो VCM आपका डायरेक्ट आ जाता है v0/2। तो डिस्क प्लस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो आपके पास आ जाती है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है डिस्क के सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ज़रा ध्यान दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब मैं लगाऊंगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमेशा आप लगाइए अबाउट ए पॉइंट इन एयर नियर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो गया उस पर एक, उसके पास एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट P एयर में लेना है, लेकिन डिस्क पर नहीं लेना। एयर में लेने से ये होगा कि आपको बेसिकली सारी चीज़ें ग्राउंड के फ्रेम में देखनी पड़ेंगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैं किस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ, अबाउट ए पॉइंट वेरी नियर टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ध्यान रखिए, कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास हो जाता है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास नहीं, एंड इन एयर, एयर में लेने से आपको सब चीज़ें
ग्राउंड के फ्रेम में लेनी पड़ेंगी। अगर आप ये डिस्क पर ले लेंगे तो डिस्क के उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर है, ये यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका r/2, क्योंकि मास m और m है। तो अगर आप कोई पॉइंट इनिशियल यहाँ पर r/2 लेते हैं तो इसका mv0 इंटू r/2 हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, mv0 इंटू r/2 ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। दैट इज इक्वल टू, अब आप जब कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो आपको पता है कि उस केस में आप लिखते हैं r क्रॉस p प्लस ICM इंटू ओमेगा। तो ICM इंटू ओमेगा और प्लस लिखते हैं r क्रॉस m इंटू VCM, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m इंटू VCM। ये r होता है जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है r। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हमेशा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? बिकॉज इस केस में r वेक्टर जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉइंट कहाँ लिया है, सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल पास लिया है। इससे फ़ायदा ये होता है हमेशा कि आपका ये वाला टर्म जीरो हो जाता है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये थोड़ा सा ईजी सिचुएशन हो जाती है, इसलिए आपको हमेशा किसके अबाउट लेना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के पास जो पॉइंट है उसके अबाउट लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, और थोड़ा नहीं काफ़ी सिंपल हो जाती है। तो आपके पास अब सीधे सीधे mv0 इंटू r/2 इक्वल टू कितना आ जाता है, डिस्क का अगर आप लिखते तो mr²/2 तो होता है इसके अपने सेंटर के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से m इंटू r/2 का होल स्क्वायर, ये डिस्क का हो जाता। और प्लस पार्टिकल का अगर आप लेंगे तो पार्टिकल भी यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, r/2 डिस्टेंस पर है, तो पार्टिकल का और लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस m इंटू r/2 का होल स्क्वायर और इंटू ओमेगा, ICM इंटू ओमेगा। तो आप देख सकते हैं इससे डायरेक्ट आपके पास ओमेगा आ गया। कैसे, mv0 इंटू r/2 इज इक्वल टू mr² कॉमन लेते हैं तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो बेसिकली mr² ही आ जाएगा पूरा पूरा, mr² इंटू ओमेगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4 1/4 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट आपके पास ओमेगा आ जाता है, इससे कितना, v0 डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सा ओमेगा आ गया। तो आप देख रहे हैं कितना इजी हो गया, v0 डिवाइडेड बाय 2r। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास डायरेक्ट VCM आ गया और सेकंड इक्वेशन से आपके पास डायरेक्ट ओमेगा आ गया। और अगर आपको किसी पार्टिकल का VCM और ओमेगा पता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर की वेलोसिटी सॉरी, डिस्क के सेंटर की वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो यहाँ से VCM इधर आएगा और r/2 ओमेगा इधर आता। ये तो आपको पता ही है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में कैसे वेलोसिटी निकालते हैं। तो हो जाएगा VCM माइनस r/2 ओमेगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा VCM माइनस r/2 ओमेगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। VCM कितना है, v0/2 माइनस r/2 इंटू ओमेगा इज v0 डिवाइडेड बाय 2r। सो v0/2 माइनस v0/4 दैट इज इक्वल टू v0/4 एंड दिस इज योर आंसर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान रखना है कि आपको एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट लेना चाहिए जो कि एयर में है, नए सेंटर ऑफ मास के पास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के पास। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं, इसमें E इक्वल टू हाफ का केस है। अब इसके अलावा बाकी जितने केसेस हैं मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। ऐसे केस में मैंने मान लिया है, देखिए कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी आपके पास v1 हो जाती है। और ऐसे केस में डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होगा, वो VC से मूव कर रहा है और डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रही है। ऐसे केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने में तो कोई परेशानी है ही नहीं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब आप लिखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन हो जाएगी, इनिशियली m इंटू v0 है, फाइनली दैट इज इक्वल टू m इंटू v1 पार्टिकल का प्लस m इंटू VC, ये डिस्क का हो जाएगा। ऐसे केस में हमारे पास तीन अननोन है, v1 ओमेगा और VC। तो ऐसे केस में आपको तीन इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और थर्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो तीन इक्वेशन और तीन अननोन बन जाते हैं। स्टिक कर जाता है तो और इजी हो जाता है, दो इक्वेशन में काम चल जाता है। स्टिक नहीं कर रहा है तो तीसरी इक्वेशन आपकी E वाली इक्वेशन आ जाती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाती है आपके पास v0 इक्वल टू v1 प्लस VC। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आपके पास ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ऐसे केस में आप ध्यान रखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमेशा आप लगाओ उस पॉइंट के अबाउट जो कि लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के अलोंग है। आई मीन टू से
कि मैं यहाँ पर एयर में कोई पॉइंट P ले लेता हूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में लगा रहा हूँ अबाउट पॉइंट P। ये पॉइंट P अगेन मैं इन एयर ले रहा हूँ और ये लाइन ऑफ वेलोसिटी के अलोंग कोई पॉइंट P ले लिया है मैंने। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आपका इनिशियल और फाइनल दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि R क्रॉस P होता है और R और P दोनों पैरेलल हो गए। तो ऐसे केस में पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल जीरो हो जाता है, केवल डिस्क का लिखना पड़ता है, तो ये भी सिंपल हो जाता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? पार्टिकल का जीरो प्लस डिस्क का भी जीरो, फाइनली पार्टिकल का जीरो, डिस्क का कितना होगा? R क्रॉस P प्लस IC इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वैसे तो दोनों नेगेटिव आने चाहिए तभी जीरो होगा, बट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये R वेक्टर हुआ और P वेक्टर इस तरफ हुआ, तो R क्रॉस P इस डायरेक्शन में आया और IC इंटू ओमेगा इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन के साथ लिख देंगे, एक नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा m VC इंटू R माइनस MR स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ये आपके पास सिंपल सी इक्वेशन बन जाती है। आपके पास एक रिलेशन आ गया, VC और ओमेगा में कितना आ गया? 2VC इक्वल टू R ओमेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, 2VC इक्वल टू R ओमेगा। अब थर्ड इक्वेशन आपकी कौन सी बनेगी? थर्ड इक्वेशन आपकी बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमेशा किसकी ली जाती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप लोगों को पता होगा ये पॉइंट ऑफ कोलिजन की ली जाती है अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कोलिजन आपके पास कौन सा है? ये पॉइंट ऑफ कोलिजन है, इसकी वेलोसिटी ली जाएगी डिस्क की फाइनल और डिस्क के इनिशियल इस पॉइंट की, और इस लाइन के अलॉन्ग ली जाएगी क्योंकि यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। इस लाइन के अलॉन्ग आपके पास वेलोसिटीज आनी चाहिए। पार्टिकल यहाँ पर आकर हिट कर रहा है, तो ये इस पर इसकी वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में चेंज हो नहीं सकती। इसकी वेलोसिटी v1 इसी डायरेक्शन में रहेगी, टेंजेंशियली आकर इसने हिट किया है। तो ऐसे केस में आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ज़रा देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइनली कितनी है? VC प्लस R ओमेगा है। ये वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल और इसकी वेलोसिटी कितनी है? V1। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई इस पॉइंट की? VC प्लस R ओमेगा माइनस V1। तो VC प्लस R ओमेगा माइनस V1, दिस इज इक्वल टू हाफ विच इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में आप देख सकते हैं इसकी वेलोसिटी V0 है और डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सीधे सीधे क्या हो जाएगी? V0 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू V0। तो आपके पास ये क्वेश्चन एक और बन जाती है, VC प्लस R ओमेगा माइनस V1 इक्वल टू V0 बाय 2। ये इक्वेशन 3 बन जाती है। अब आप चाहें तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। R ओमेगा की वैल्यू यहाँ से 2VC है, तो R ओमेगा की वैल्यू VC प्लस 2VC डाल देते हैं, माइनस V1 की वैल्यू अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन से तो V0 माइनस VC है, तो इसको भी हम यहाँ पर V0 माइनस VC लिख देते हैं V1 की जगह पर, दैट इज इक्वल टू V0 बाय 2। तो ये आपके पास कितना आ जा रहा है? सिंपल सा यहाँ से देखेंगे तो VC प्लस 2VC प्लस VC, तो 4VC हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V0 बाई 2, और ये उधर जाकर कितना हो जाएगा? प्लस V0, दैट इज 3V0 बाई 2 हो जाएगा। तो VC की वैल्यू आपकी कितने पर आ जाती है? 3V0 बाई 8। ये VC की वैल्यू आ जाएगी। अब VC की वैल्यू आपके पास आ गई तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, क्योंकि R ओमेगा इक्वल टू 2VC है, तो ओमेगा इक्वल टू 2VC डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 6V0 अपॉन 8R हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3V0 डिवाइडेड बाई 4R। ये आपके पास ओमेगा आ जाता है। तो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, और डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डायरेक्ट आपके पास आ गई, और ओमेगा आपसे पूछा गया था वो आ गया। पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकालना चाहेंगे तो इस केस में निकाल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्या बताया गया है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स में आगे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है जनरली रॉड वाले केस कर देते हैं, इस वाले तरह के प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टी आती है। आई होप अब वो डिफ़िकल्टी आपकी नहीं आएगी।